बताइए, दिखती है लाइट? कैसे कलर की होती है बताओ? ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। और ट्रांसपेरेंट भी देख लेते हो तुम? कैसे होती है बताओ लाइट? बढ़िया। वाइट, वाइट मतलब सफेद? अच्छा, ओके। ये सफेद लाइट है, ये दिख रही है तुम्हें, या तुम्हें ट्यूबलाइट दिख रही है, या लाइट दिख रही है? दोनों दिख रहे हैं? अच्छा, ठीक बात है, चलो लाइट दिखती है फिर तुमको। ओके, रिफ्रैक्शन क्या होता है बताइए? रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it incident at the boundary of ट्रांसपेरेंट मीडियम्स। ठीक है, ये लाइन समझो जरा क्या होती है। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज मतलब लाइट रे सीधी लाइन में चलती है, ऐसा तुमने सुना होगा। लाइट्स सीधी स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसा सुना है? नहीं सुना? ओके, नहीं सुना तो इसका भी एक एक्सपेरिमेंट होता है जानने का, 6th-7th क्लास में देखा है? नहीं, याद दिलाता हूँ चलो, कि इधर ऐसे करके एक कैंडल लगाओ, ठीक है, उसकी कुछ ये फ्लेम जल रही होगी, इसके सामने कार्डबोर्ड रखो ऐसे, और उस कार्डबोर्ड में यहाँ पे एक छेद करो, और एक और सामने कार्डबोर्ड रखो इसी तरह से, और उसमें भी सेम हाइट पे एक छेद करो, यहाँ से देखो ऐसे। तो अगर ये दोनों हाइट, इन दोनों की हाइट सेम है और सामने फ्लेम की हाइट, तो यहाँ से क्या तुम्हें फ्लेम दिखाई देगी? सही। अगर बीच वाले को थोड़ा सा हिला दूँ ऐसे, तो इनके जो होल हैं जो सामने थे ऐसे ऐसे हो जाएंगे लेफ्ट राइट, अब दिखाई देगी फ्लेम? नहीं, तो पहले क्यों दिख रही थी? इससे कहते हैं कि लाइट कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट, सही है। लेकिन हम अब क्या करवाना चाह रहे हैं उसका? बेंडिंग कैसे होती है मतलब? ऐसे जा रही थी चलते हुए, नहीं ऐसे टर्न मार जाए, ठीक है, ऐसे जा रही थी, ऐसे टर्न मार जाए। कब टर्न कर जाती है लाइट? व्हेन इट इंसिडेंट एट द बाउंड्री ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट कैसे होते हैं? जिनके आर पार देखा जा सकता है उनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो बेंड हो जाती है। ये वाला जो फिनोमेना है इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। देखो ये वाली जो दीवार है, क्या ट्रांसपेरेंट है? नहीं, इसमें नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम बताओ कोई, जैसे कि पानी के आर पार दिख जाता है, यस, कांच के आर पार दिख जाता है, सही है। तो ये जो मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट, हवा ट्रांसपेरेंट है, उसमें दिख जाता है आर पार, सही बात। तो ऐसे मीडियम होने चाहिए जिनके आर पार दिखाई देता हो, वैसे मीडियम है ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जब लाइट ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए आपने ग्लास रख दिया ऐसे, ऐसे ग्लास रखा था, या पानी मान लो कि पानी का सरफेस था ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे है वाटर और ये है एयर, इसको कहते हैं बाउंड्री, जहाँ पे पानी अलग होता है और हवा अलग होती है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। बाउंड्री के ऊपर जब कोई लाइट रे आती है ऐसे, तो इसको कैसे जाना चाहिए था? अगर हम कह रहे हैं कि सीधी लाइन में चलती है तो ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये बेंड हो जाती है। कैसे बेंड हो जाती है? ऐसे बेंड हो गई सपोज, या कुछ उल्टा हो सकता है इसका कि दूर बेंड हो जाए सपोज, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये जो फिनोमेना है इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट इंसिडेंट एट द बाउंड्री ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम्स, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की बेंडिंग होती है। ऐसा हुआ सपोज, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लाइट रे आई और फिर कैसे जाना चाहिए था इसको? स्ट्रेट लाइन ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर बेंड हो गई। तो दो टाइप की बेंडिंग हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल ही बेंड ना हो कि बिल्कुल सीधी चली जाए, इसका मतलब ऐसे आई लाइट रे और ऐसे ही निकल गई सीधी, फाइन। इनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है तुमको? ये थोड़े एंगल पे चल रही है, जबकि ये कैसी है? परपेंडिकुलर आई है, एकदम परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस आई है और सीधी निकल गई है फिर ऐसे। तो ये एक केस हो सकता है। ये जहाँ पे जा रही थी उससे दूर की तरफ टर्न करके जा सकती है, ये जिधर जाना चाह रही थी उसके पास टर्न करके आ सकती है। तो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, ठीक है भाई। रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं समझ गए? बोलो। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज
व्हेन इट इंसिडेंट एट द बाउंड्री ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम्स। डेफिनेशन में तो ये लिखा जाएगा। ये तुमने प्रैक्टिकली वाली चीज़ देखी भी होगी कि जैसे कि पानी लो एक ग्लास में जो ट्रांसपेरेंट दिखाई देता हो, उसमें तुमने ऐसे पेंसिल डाल दिया ऐसे, तो पेंसिल का जो ये वाला पार्ट है जो पानी में डूबा, वो तुम्हें थोड़ा तिरछा दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, करके देख सकते हो ऐसा। पानी के अंदर तुमने कोई कॉइन डाल दिया सपोज, तुम्हें लगेगा वो थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तुम अगर हाथ डाल के ऐसे उसे निकालना चाहो तो तुम थोड़ा सा ऊपर सोचोगे कि यहाँ पे हाथ लगा दोगे, जबकि बॉटम में वो नीचे पड़ा हुआ था। तो ये सारी जो चीज़ हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सही है क्या? और बात समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ सवाल है तो बताओ। फिर आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि भाई होता कैसे है सारा काम। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ, ये वाली जो लाइट रे आई है इसको कहते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब गिरना, जो इंसिडेंट हो रही है। ये वाली कौन सी है? रिफ्रैक्टेड। ठीक है, और एक तीसरी चीज होती है नॉर्मल। ये तीन चीजें हैं यहाँ पे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तुम नॉर्मल यहाँ भी डाल सकते हो, वो भी तो नॉर्मल ही है, लेकिन उस नॉर्मल की बात नहीं हो रही। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ पे लाइट आके गिरी है, उस पे जो नॉर्मल है उसकी बात हो रही है। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इन तीनों चीजों को इकट्ठे करते हुए पहला लॉ लिखूंगा। क्या है वो? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन सेम प्लेन। ये है फर्स्ट लॉ। ठीक है भाई, इंसिडेंट रे ये आई इधर से, रिफ्रैक्टेड ये निकल गई, और नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में होते हैं। एक प्लेन में होने का क्या मतलब है? एक ही जगह होता है, एक ही लाइन में। एक लाइन में होते हैं, एक लाइन में तो नहीं है, एक प्लेन में। एक लाइन तो ऐसे होती है ना कि एक बच्चा खड़ा था यहाँ पे, फिर एक खड़ा, फिर एक यहाँ पे खड़ा होता, ये थे एक लाइन में। तो एक प्लेन में होने में क्या होता है फर्क? प्लेन क्या चीज होती है बताओ? प्लेन क्या होता है? बोलो। क्या ये जो बोर्ड है वो एक प्लेन है? यस, ये तो कहते हैं प्लेन। ये थोड़ा ऐसा उबड़ खाबड़ होता तो क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं क्या उसको? नहीं। कि जो एक नई रोड बनी है बिल्कुल, वो तो कैसी है? बिल्कुल प्लेन। एक पुरानी होगी उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं, तो उस प्लेन कहेंगे क्या? नहीं। प्लेन किसको कहते हैं? तो एकदम सपाट है, जो जैसे कि ये बोर्ड है, ठीक है, ये दीवार है पूरी जैसे, तो इसे कहेंगे प्लेन। तो लाइट रे कैसे आती होगी? सपोज इसमें आएगी ऐसे, ऐसे आई लाइट रे, ऐसे चली गई, तो क्या इसी प्लेन में लाई कर रही है वो? और नॉर्मल भी इसी में है। ये तीन चीजें हैं अभी यहाँ पे, एक इंसिडेंट रे, ये वाली है एक रिफ्लेक्टेड रे, और ये एक नॉर्मल। तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों बोर्ड पे ही बैठे हैं अभी भी, और बोर्ड क्या है? एक प्लेन। तो तीनों से होते हुए एक प्लेन पास होगा, ये है वो प्लेन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लाइट ऐसे करके आई थी और ये ऐसे बाहर आ गई, ये तो प्लेन से बाहर आ गई फिर। समझ रहे हो? तो सेम प्लेन में होने का क्या मतलब होता है कि उन तीनों से पास करते हुए एक सरफेस होना चाहिए, एक सरफेस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो इस बोर्ड में आई थी ऐसे करके और ये ऐसे बाहर निकल जाए, तो ये तो अलग प्लेन में आ गई फिर बाहर। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी प्लेन में होनी चाहिए। तो पहला लॉ तो है ये, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द प्लेन ऑफ इंसिडेंस शुड लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है जी। सेकंड बताइए क्या है? याद है किसी को? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं दोस्त? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये वाला, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रहा नॉर्मल, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है दिस, ये वाला एंगल, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना है? ये कितना है? बोलो। अगर ये आई है, ये पूरा कितना है यहाँ तक? इसको तो आर कह रहे हो तुम, लेकिन ये कितना है पूरा? ये कितना है? आई है, ऐसे बता रहा भाई, ये क्या ये सही कह रहा है? क्या कहते हैं इसको?
कोई दो दो रे जब ऐसे काटते हैं, दो लाइनें ऐसे काटती हैं, तो क्या ये वाले एंगल बराबर होते हैं? कुछ कहते हैं इनको? एंगल आई होता हाँ, ऑपोजिट एंगल पता नहीं, मतलब मेरा तो मैथ कमज़ोर है। कौन से? हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऐसा। तो ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखिए एक लाइन तो ऐसे जा रही है, नॉर्मल ये वाली हो गई, और ये लाइन ऐसे करके आगे ऐसे जानी चाहिए थी, तो मैंने डॉटेड बनाई है इसलिए वो, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये, तो ये लाइन हो गई एक ये लाइन हो गई, तो ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल होगा, सही। तो जहां इसको जाना था वो तो ये डॉटेड लाइन है, ये कहाँ गई वो ये वाली लाइन है, तो इसको कहते हैं, ये वाला जो एंगल हुआ ये, इसको क्या कहते हैं? डिविएशन। डिविएशन का मतलब समझते हो? इंग्लिश भाषा में डिविएशन, कि जो आप चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, तो कितना खराब हो गया वो, उसको कहते हैं डिविएशन। कि घर से तो निकले थे कि स्कूल जाएंगे, ठीक है, और ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिविएशन। कि क्या करने निकले थे और क्या करने जा रहे हो। तो कहाँ के लिए निकली थी ये लाइट रे? ऐसे जाने को, लेकिन गई कहाँ है? ऐसे। इसको कहते हैं डिविएशन। डेल्टा से दिखाते हैं ये वाली चीज़ को, डेल्टा। ये वाला जो अल्फ़ाबेट है ना ये ग्रीक, इसको कहते हैं डेल्टा, ऐसे कहते हैं। बताइए, ये जो पूरा एंगल है ये तो है आई, ये वाला जो एंगल है वो है आर, और ये जो बचा हुआ है ये है डेल्टा। डिविएशन कितना हुआ तो बताओ, डेल्टा कितना हुआ? पूरा बड़ा वाला एंगल, उसमें से छोटा वाला हटा दो, उतना बचा, कितना हुआ? आई माइनस आर, ऐसा हुआ डेल्टा। समझ पाए हो क्या? ठीक है, चलिए हम जा रहे थे सेकंड लॉ की तरफ, वापस चलते हैं। तो सेकंड लॉ क्या होता है? बड़ी जगह चाहिए लिखने को। सेकंड लॉ लिखिए, क्या होता है कि ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। तो द रेशियो ऑफ साइन कोऑर्डिनेट, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है? साइन कॉस के बारे में जानते हो कुछ? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, क्या मतलब समझे इसका? रेशियो किसका? साइन का। किसके साइन का? एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब आर। तो आई का साइन, आर का साइन, साइन ऑफ आई साइन ऑफ आर का क्या? रेशियो कांस्टेंट होता है, का रेशियो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये है सेकेंड लॉ। क्या नाम है इसका? स्नेल्स लॉ कहते हैं इसको, स्नेल्स लॉ। ठीक है जी, पूरा नहीं हुआ अभी, आगे। एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये हुआ कंप्लीट है। ये जो चीज है इसको कहते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है जी, तो ये जो होता है कांस्टेंट, उसे क्या लिखते हैं? n से दिखाते हैं। n क्या है यहाँ पे? n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नाम है इसका बेचारे का, और आर आई ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, आर आई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा मीडियम? मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 कौन होता है? जिसमें लाइट जाती है ना? इनमें 2 कौन होगा? वाटर। और जिसमें से लाइट आती है वो होता है 1। तो जिसमें लाइट जाती है, जैसे कि हमारे वाले एग्जांपल के हिसाब से वो क्या हुआ? वाटर। उल्टा भी हो सकता है, अब पानी के अंदर एक लाइट रख दो तो उससे जो लाइट आएगी बाहर आएगी, तो मीडियम 1 कौन होगा? वाटर। और किस में जाएगी? वो होगा 2।
समझ पा रहे हो क्या? तो दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है जी। तो मैं इसे वाटर नहीं लिखता क्योंकि वो तो डिपेंडिंग अपॉन आप क्या कर रहे हो उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा, सही है। चलिए, लॉ समझ गए, डेफिनेशन समझ गए क्या होती है। हमारे स्कूल में जितना लिखने के लिए आता है वो ये है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले तो ये लिखो, ये लिखा, उसे समझाया कि क्या कैसे होती है बेंडिंग, डिविएशन किसको कहते हैं, ऐसा। फिर आया फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ नॉर्मल जैसा कि तुमने रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ा होगा, ठीक वैसा ही है, बस रिफ्लेक्शन नहीं लिखना, रिफ्रैक्टेड लिखना है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टेड रे। वहाँ पे क्या लिखते थे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। यहाँ पे बस क्या लिखना है, रिफ्रैक्टेड रे, बाकी पूरा सेम है, ये अलग है। वहाँ पे तो सेकंड लॉ क्या होता था रिफ्लेक्शन में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, स्नेल्स लॉ कहते हैं इसको, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, साइन समझते हो ना, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन है ये, का रेशो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को नाम दिया गया है कि तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा, किसका, मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये कुछ नई सी चीज़ लग रही है कि ये क्या है, इसको समझना पड़ेगा क्या, ठीक है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ठीक ठीक लिखा हुआ है। कौन सा बता दूं, कौन सा एंगल आई के इक्वल कैसे हुआ, ठीक है। ये हटा दूं क्या, तो मैं एक नई फिगर बना के दिखा देता हूँ दोस्त। ये तो है बाउंड्री कोई भी मीडियम की, नीचे कोई एक मीडियम 2 हो गया सपोज, और यहाँ पे हो गया मीडियम 1, ऐसा। एक लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन जाएगी नहीं, ऐसे बेंडिंग हो जाएगी उसकी यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ है नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ डालना है दोस्त, इस पे ऐसे डालना है नॉर्मल, ये हो गया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट रे किधर जा रही थी तो एरो से दिखाओ कि किधर जा रही थी, ऐसे आके गिरी, तो एक्सपेक्टेड क्या था, अगर ये मीडियम ना होता नीचे तो ऐसे जानी चाहिए थी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलती है, सही है, लेकिन जा नहीं रही है ऐसे। प्रैक्टिकली कैसे जा रही हो, थोड़ी तिरछी हो गई है, उधर की तरफ भी हो सकती है, इधर की तरफ भी हो सकती है, तो इधर की तरफ कर रहा हूँ सपोज, पहले ऐसे गई, ठीक है। तो ये वाला एंगल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड रे का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल, अब देख ले, ये वाली पूरी लाइट रे ऐसे जाती और ये रही एक, इन दोनों को जो काटेगी, ये ऐसे हो गई और ये ऐसे हो गई, तो कौन से एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल, क्या ये यहाँ के बराबर होगा, ऐसा, उसको लिख रहा हूँ आई। तो ये भी कितना हुआ टोटल, ये वाला आई, सही। अब बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करेगा तो क्या आएगा, ये वाला आएगा, कितना होगा वो, क्या वो आई माइनस आर होगा, ठीक है। उसे क्या लिखा जाता है, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है फिजिक्स में चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज। दो तरह के डेल्टा होते हैं, ये वाला ऐसा और ऐसा, इसको भी डेल्टा कहते हैं, इसको भी डेल्टा कहते हैं। ये थोड़ा बड़े चेंज के लिए होता है, ठीक है, बड़ा चेंज हो कोई, ये छोटे चेंज के लिए होता है वाला डेल्टा, तो ऐसा, ठीक है जी। चलिए और बताइए, इसमें कुछ किसी को समस्या है तो, बोलो। नहीं, सब समझ गए, क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे समझ जाओगे, कितना आसान काम है क्या ये, हाँ? अरे कुछ तो बोलो, समझ आ गया सब, हाँ यार, ये तो कहता बहुत भारी है, क्यों भाई, चलेगा। तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तुम कह रहे हो ना बहुत आसान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये हटा दोगे, देखो ऐसे कोई एक रोड है सपोज, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उसको, इधर यहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं,
खराब रोड है, ये सही है। ठीक है, 2 बालकों को छोड़ दिया कि तुमको यहाँ तक पहुँचना है, इस पे पूरे पे गड्ढे हो रहे हैं, रोड खराब हो रही है, रेस चल रही है भाई, दोनों इक्वल कैपेसिटी वाले बालक हैं, कौन पहले पहुँचेगा यहाँ? प्लेन वाला। प्लेन वाला। गड्ढे वाला पहले पहुँचेगा, ये तेज है भाई, गड्ढे वाला पहले पहुँचेगा, लेकिन साबुत पहुँचेगा या छिल के पहुँचेगा? मान लीजिए कि पानी है यहाँ पे, कि स्विमिंग पूल है बीच रास्ते में ऐसे, अब बताइए कौन पहले पहुँचेगा, 1 या 2? 1। फिर जल्दी पहुँच जाता है, और ये लेट होता है, इसमें तैर के जाना पड़ेगा बेचारे को, फिर तो हाथों से काम करना पड़ेगा, पैर से चल नहीं पाएगा, लेट हो जाएगा ये थोड़ा पहुँचने में ऐसे। सही है, ओके। अब ये दोनों वाला हटा दूँ यहाँ से, लाइट जा रही है यहाँ से, लाइट जा रही है ऐसे, एक लाइट को तो स्ट्रेट सीधे हवा में होके जाना है, और एक लाइट को पानी में होके जाना है, कौन सी पहले पहुँचेगी? प्लेन वाली पहले पहुँच जाएगी। सही, ये लेट हो गई है, क्यों? पानी ने क्या करा था इससे? अच्छा, डेंसिटी बढ़ गई भाई, स्पीड घट गई, तो स्पीड घट गई कि डेंसिटी बढ़ गई, क्या हो गया? स्पीड घट गई है, क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई है। सही है, एक तो बिल्कुल सपाट जगह पड़ी है ऐसे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, भीड़ भाड़ है, और यहाँ से किसी को भाग के निकलना है, तो यहाँ से जल्दी निकलेगा, यहाँ से जल्दी निकलेगा, भीड़ में से जल्दी निकल जाएगा, है ना, ये यहाँ से जल्दी निकल जाएगा, प्लेन जो रास्ता पड़ा है उसमें से निकल जाएगा, और यहाँ से लेट निकल पाएगा। सही बात, यही लाइट के साथ है कि लाइट जब प्लेन हवा में से जा रही है फिर तो कोई दिक्कत, जल्दी निकल जाती है, या वैक्यूम में से जा रही है फिर तो फटाक निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही फिर कोई डेंस मीडियम आ गया, कि मान लीजिए पानी हो गया, या फिर कांच हो गया, ठीक है, कोई ऑयल हो गया, इस तरह की अगर कोई भी चीज़ हुई तो फिर उसको टाइम लगता है, मतलब फिर चीर फाड़ के आना पड़ता है बाहर निकल के, तो उसमें लगता है टाइम। तो क्या स्पीड कम हो जाती होगी पहले से? सही, तो स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है, इसका मतलब मीडियम चेंज तो स्पीड चेंज, कितनी चेंज? क्या सब में बराबर कम होती होगी स्पीड, या मीडियम पे डिपेंड करता होगा कि कौन सा मीडियम है, उसके हिसाब से कम ज़्यादा होती होगी? सही बात है। इस चीज़ को बताने का जो फैक्टर है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन से दिखाते हैं या फिर म्यू से भी दिखाते हैं इसको, जिससे भी चल रहा हो तुम्हारी बुक्स में, है ना, ऐसा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाली चीज़ का फैक्टर है कि लाइट की स्पीड किसी मीडियम में कितनी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कि मान लीजिए आप पानी में देखना चाह रहे हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसा देखूंगा तो पता लगेगा। और स्पीड ऑफ लाइट कौन निकालता होगा? तुम निकाल लोगे? कैसे पता लगाओगे? स्पीड होती है कितनी होती है? 3 पावर है ठीक बात है, ठीक है। तो इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है एन, इसको तो इसको क्या कहता हूँ, सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये वी से दिखा देता हूँ ऐसा। तो ये एक फॉर्मूला बना ऐसा, ठीक है क्या? इसको पढ़ते कैसे हैं, इस वाली चीज़ को कैसे पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, जरूर पढ़ना होता है इसके बारे में। क्या ऊपर जो बैठा है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, ये बताना होगा ना किसके रिस्पेक्ट में है। जैसे यहाँ पे आप बता रहे हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम 2 का है 1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 1 से लाइट आई थी 2 में गई थी, ऐसा। तो यहाँ ऐसा मुझे बताना पड़ता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है ये। सही, ओके, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक बात है। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है बताओ? NW, ऐसा लिख दूंगा छोटा सा, बताइए कितना होता है? 4/3।
इंडेक्स ऑफ ग्लास, छोटा सा जी लिख दूंगा यहाँ पे, ये होता है 3/2। ये हर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। दो मुझको याद होने चाहिए, सारे तो मैं याद नहीं कर पाऊँगा। कोई कहे कि उसमें से जा रही है, जूस में से निकल के जा रही है लाइट रे, कोई बोले कि ऑयल में से जा रही है, मैं सबके तो याद नहीं कर पाऊँगा। दो मुझे याद रखने हैं, ये नॉर्मली पानी और ग्लास, इन दो चीज़ों पे बेस करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कुछ और आया तो क्वेश्चन में वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा, नहीं तो वही पूछा होगा। दोनों में से कुछ केस हो सकता है। तो दो आपको याद होने चाहिए ये वाले बस, ठीक है। एक वाटर का 4/3 और ग्लास का 3/2। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कम ही होती होगी, बढ़ थोड़ी जाती होगी। वैक्यूम से ज़्यादा कहाँ हो जाएगी, वैक्यूम ज़्यादा नहीं हो सकती। तो क्या v की वैल्यू हमेशा c से कम ही होती होगी? तो क्या ये वाली सारी चीज़ हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगी? बोलो, ये वाली जो सारी चीज़ होगी 1 से ज़्यादा ही होगी। क्या 1 से ज़्यादा दिख रही है तुम्हें? ये 1.33 है, ये 1.5 है, ऐसा। अभी मैं तुमको पूछूं कि ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होती है, कैलकुलेट करके बता दो, बताइए। ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होती है? बोलो। तो ये फॉर्मूला है, इससे होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखा जाएगा? ग्लास का, इज इक्वल टू सी, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो तो कांस्टेंट होती होगी, अपॉन स्पीड वी। कहाँ पे पूछ रहा हूँ मैं? ग्लास में पूछ रहा हूँ, ठीक बात। इसकी वैल्यू पता है तुमको? हाँ, 3/2। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन ये क्या है, ये निकालना है मुझको। तो वी जी को इधर लिख लूँ तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁸, और साथ में कितना आ जाएगा दोस्त, 2 इतने मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है लाइट की स्पीड ग्लास में। तो क्या ये कम हो गई है? यही तो बोल रहे थे तुम कि डेंसिटी बढ़ जाती है तो फिर लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो हो गई कम। अगर ऐसे पूछा जाए कि पानी में कितनी हो जाती होगी स्पीड, तो निकाल पाऊंगा। 3/2 की जगह पे 4/3 रख दूंगा तो उससे आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो भाई ये वाला एक पहला सवाल होता है ऐसा, कोई भी नॉर्मली ये वाला सवाल पूछेगा तुमसे कि ये वाले मीडियम में स्पीड बता दो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल निकाल लो, ठीक है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड चेंज होती है, नहीं होती है? होती है, ठीक है। अरे होती है स्पीड चेंज, उसी बात का तो रिफ्रैक्शन है, ठीक है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो चेंज नहीं होती? क्या चेंज नहीं होता? लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड चेंज होती है। एक चीज़ ऐसी कही जाती है तो नहीं चेंज होती, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल चेंज नहीं होती, चाहे किसी मीडियम में चले जा, कुछ भी कर ले, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। नहीं, किसी मीडियम में चले जाओ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सिर्फ स्पीड चेंज होती है, सही। क्या स्पीड और फ्रीक्वेंसी को रिलेट करते हुए कोई फॉर्मूला होता है? स्पीड और फ्रीक्वेंसी ऐसा पढ़ा है क्या तुमने कुछ? 9th क्लास में होता है, वेव वाला चैप्टर कुछ होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ऐसा होता है, ठीक बात है। ये वाली चीज़ चेंज नहीं होती, ये चेंज होती है। तो क्या ये चेंज होता होगा? फाइन। अगर ये कम होती है तो ये कम होगा, बढ़ेगा? इसको तो कांस्टेंट रखना है, ये तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये इसको बढ़ाना पड़ेगा, और ये कम होगा तो इसको कम होना पड़ेगा। तो जो v है वो प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। अगर स्पीड बढ़ती है तो वेवलेंथ बढ़ती है, स्पीड कम होती है तो वेवलेंथ कम होती है। फ्रीक्वेंसी का कुछ नहीं होता, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ठीक है जी। चलिए, ये समझ गए हो? आ गया ये। यहाँ पे देखिए, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c अपॉन v1, अगर मीडियम 1 की बात कर रहे हैं तो ऐसा लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर मीडियम 1, और n2 c अपॉन v2 फॉर मीडियम 2, ऐसा लिखेंगे, सही। और इन दोनों को डिवाइड कर दूं मैं तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू कौन?
अपॉन, ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ जी। ठीक है, इस वाली चीज से क्या तुम ऐसा देख पाओगे कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2? ये समझते हो? नहीं समझते हो तो बोलो। नहीं समझते? ओके, हटा दो। अगर ये वाला फॉर्मूला मुझको लिखना है मीडियम 1 के लिए, मीडियम 1 के लिए, तो क्या होगा? V1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 F, क्योंकि F तो बदलती नहीं है मीडियम बदलने पे, लैम्डा चेंज होगी तो लैम्डा कुछ होती होगी। मीडियम 2 के लिए V2 कितना होगा? लैम्डा 2 F। इन दोनों को डिवाइड करोगे कि V1 अपॉन V2 तो क्या आएगा? आप समझ गए? ठीक है, ये बता दो तो कितना लिखूं यहाँ पे आगे? लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, क्योंकि V2 अपॉन V1 लिख रहा है ना, तो V2 ये है V1 अपॉन V2, तो इसको उल्टा करूंगा तो इसको भी उल्टा करूंगा ना इधर, ऐसा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, उसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीज लिख रहे हैं हम एक साथ लाइन में। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये, ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं भाई? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये? मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के। उसकी स्पीड कहाँ बैठी है? ऊपर, ऊपर। और इसकी स्पीड कहाँ बैठी है? नीचे। अब इधर बताओ, इसे पढ़ के बता दो ये क्या है, ये वाला क्या है? V2 अपॉन V1। हाँ, V2 मतलब मीडियम 2 और ये वाला है मीडियम 1। ऊपर कौन सी स्पीड बैठी होती है? विद रिस्पेक्ट टू, ऐसा। और नीचे कौन सी होती, जिसका निकाल रहे हो। इसे कैसे पढ़ूंगा तो बताओ, इसको कैसे पढ़ूं? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, जो ऊपर बैठा होता है उसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। इसको पढ़ना सीख रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये वाला, विद रिस्पेक्ट टू दिस, जो ऊपर बैठा है उसके रिस्पेक्ट में। अरे समझ रहे हो? देखिए, तो मैं वो वाली लाइन वापस से लिख रहा हूँ एक बार। N इज इक्वल टू क्या है? C अपॉन V। इसको क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं तो क्या 1 लिखा जाएगा ये? विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ऐसा लिखूंगा। N दूसरा वाला, ये N1 लिख रहा हूँ सपोज, N2 क्या लिखूंगा? C अपॉन V2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जो ऊपर बैठा होता है। और जब मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आया? N2 अपॉन N1 लिखते हैं सपोज, N2 अपॉन N1, इसमें से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा? V1 अपॉन, ये क्या आएगा बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कौन सा वाला? विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वाला? बताइए, ऊपर कौन बैठा होता है? जो ऊपर होता है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू, मतलब उसके रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हो। नीचे वाला कौन होता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो। नीचे किसका ले रहे हो? 2 का, तो दिस इज 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसा। ठीक है, इसको लिखते हैं ऐसे, बट अभी तुम्हें ज़रूरत नहीं है ऐसा लिखने की, ऐसे करके लिखते हैं इसको। ठीक है, बोलो, बात समझे क्या? यहाँ ला के सारी चीज़ें यहाँ ला के इकट्ठी करनी है मुझे इसमें सब। तो इसको क्या लिख रहे हो? ये कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसे ओपन करके लिख दूं अगर, तो कैसे लिखूंगा बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो अगर मैं इसे ओपन करके लिखना चाहता हूँ वाली चीज़, क्या लिखूंगा? N2 अपॉन N1। ठीक है, उसे क्या लिखूंगा? V1 अपॉन, और उसे क्या लिखूंगा? सब इकट्ठा हो गया इधर? ओके, अब आ जाओ भाई, स्नेल्स लॉ लिखना है अब तुमको। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या? N2 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे, N2 अपॉन N1। इसको कैसे लिखते हैं? V1 अपॉन V2। इसको कैसे लिखते हैं? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये सब पूरी कथा का सार है ये डब्बा। बोलो बालक। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, लेकिन अब तुम्हें इसमें क्या क्या काम की चीज़ें मिलेंगी। तुम्हारा जो काम है ना वो इतने से चल जाएगा।
बस तुम्हें यहाँ तक पता होना चाहिए। ये तुम्हें पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो बुरी बात नहीं है, पता है तो बढ़िया है। कि वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, कैसे निकाला मैंने, जो तुमको डेफिनेशन पता है उसी से निकाला। कि n1 के लिए लिखो, कहाँ चला गया रे, n1 के लिए लिखो, n2 के लिए लिखो, डिवाइड कर दो, उससे आ जाती है। समझ रहे हो? क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो इसलिए उसे ही लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 या लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा वो भी लिख लेते हैं। तो ये सारी चीज़, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, ये वाली चीज़ पूछी जाती है। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, मीडियम भले ही चेंज हो जाए। क्या चेंज होता है? तो स्पीड चेंज होती है और लैम्डा चेंज होता है, बस दो चीज़ चेंज होती हैं, या तो बढ़ते होंगे घटते होंगे, जो भी होता होगा ऐसा। बोलिए, समझे क्या? ऐसा तो तुम्हें ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए क्या आती है, वो सब समझाने के लिए काम किया गया है। ठीक है भाई, ये पता होना चाहिए तुमको कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसे पढ़ते हैं इसको, इस मीडियम का इसके रेस्पेक्ट में, उसे लिखते कैसे हैं। फिर जो ये वाली चीज़ लिखी है वो आती है, उसकी स्पीड आती है डिनोमिनेटर में, और जो ये वाली चीज़ लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट, वो वाली स्पीड आती है ऊपर। तो 1 की स्पीड आई है ऊपर, 2 की स्पीड आई है नीचे, और इसका उल्टा होता है ये n2 अपॉन n, ये v1 अपॉन v2, तो ये n2 अपॉन n। क्यों उल्टा है? क्योंकि नीचे बैठी है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं ये वाली चीज़ को, है ना, तो इसलिए उल्टा होना चाहिए इसका। ठीक है, ये रटने का तरीका हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो क्या समझे तुम इसमें। ये वाले पूरे लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, तुमको बस इतने की आवश्यकता है कि तुम बस इतना बता दो, अगर किसी को बता रहे हो तो इतना बता दो, स्कूल में इतना लिख के आओगे चलेगा। वो वाली चीज़ अपने समझने के लिए होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये वाला एक सवाल पूछा जाता है छोटा मोटा, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया तो क्या मैं उस मीडियम में स्पीड निकाल पाऊंगा? मैं निकाल पाऊंगा वाली स्पीड, ऐसा पूछा जाता है अपने। ठीक है, चलो इसमें कुछ डाउट है किसी को तो बताओ। अब कुछ सवाल देखेंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है, लेट हो रहे हो? हाँ, खेलना है उसको जाके। चलो एक छोटा सवाल करेंगे फिर आगे चलेंगे। ये हटा दूँ? चलो रिकॉर्डिंग में देख लेना है तो। देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है अपने को, सिंपल। देखिए अब तुम्हारे काम की बात जो तुम्हें स्कूल में पूछी जाती है ऐसे है, लाइट रे ऐसे आ रही थी, ऐसे जानी चाहिए थी, गई नहीं, बेंड हो गई इधर, आर आई ऐसा। ये वाला होता है व्हेन लाइट रे पासिस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। दूसरा, ये तो पढ़ा होगा तुमने स्कूल में, जब ऐसे और ऐसे बेंड होती है, ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये छोटा होगा। इस वाले में कौन सा बड़ा होगा बताओ? आई बड़ा होगा आर से, इसमें कौन सा बड़ा होगा? बड़ा होगा। अच्छा ठीक है, ये किससे किस में जा रही है दोस्त? डेंसर से, डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो कैसे जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन होते हैं सारे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है जो सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। यहाँ तक आगे जानते हो, अच्छी बात है कि इसका उल्टा लिखना है यहाँ पे। ठीक है, बोलो। अब जो भी रेयर डेंसर होता होगा उनके कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होते होंगे। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 4/3। n1 लिख दिया, n2 लिख दिया। अब जो भी कह रखा है मुझको कि भाई ये एयर है, ये ग्लास है, कुछ भी ऐसा कह रखा है तो उसका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करूँगा। ऐसे मान लीजिए डेंसर है तो ये कह रखा है मुझको n1, जिसमें से लाइट रे आती है उसको कहता हूँ n1, जिसमें लाइट रे जाती है उसको कहता हूँ n2। डेंसर टू रेयर, डेंसर का मतलब जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, कुछ भी इस तरह की चीज़, और उसके रेस्पेक्ट में रेयरर। ठीक है,
चलिए इसके लिए स्नेल्स लॉ कैसे लिखोगे बताओ। इसके लिए लिखना है तुमको स्नेल्स लॉ, क्या लिखोगे? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये रहा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। सही। इसके लिए क्या लिखोगे? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या? n2 अपॉन n1। ठीक है, सही। अब अपने को थोड़ा सा डाउट होता है कि n1 अपॉन n2 लिखूं, n2 अपॉन n1 लिखूं। रटने का तरीका बता रहा हूँ, सही। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, ऐसे करके, सही है। क्या लिखोगे तो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। सही। ये किस मीडियम का एंगल है? n1 वाले का, इसी का है तो n1 वाले का एंगल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसी का लिया जाएगा। ये किस मीडियम का एंगल है? n2 का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वो लिया जाएगा। तो सीधे ये वाली लाइन लिखो ना सीधे। ये क्यों लिख रहे हो रेशो वेशो करके? तुमको कैसे लिखनी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आर लिखो सीधे। ठीक बात है। जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन दूं और उसमें पूछूं कि तुम कैसे लिखोगे, ऐसे करके आई लाइट रे कितने एंगल पे? 45 पे आई सपोज, ऐसे गई है